मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करूंगा जहां पे जो हमारे क्लाइंट हैं इनकी पहले 2 रिफ्यूज़ल थी और हमने इन्हें कनाडा का विजिटर वीज़ा हासिल करके दिया और काफ़ी छोटी एज है इनकी। इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक पहलू के ऊपर बात करेंगे, तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है उन सब के लिए जो कनाडा विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं और जिनकी अभी रिसेंट रिफ्यूज़ल आई है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीरज कुमार के बारे में। ये करनाल के हैं और जो इनका जो वीज़ा आया है ये 2 रिफ्यूज़ल्स के बाद आया है। तो सबसे पहले जो इनका पीपीआर आया था वो 29 फरवरी को आया था और जो इनका वीज़ा है 2030 तक वैलिड है। ये V1 कैटेगरी है और मल्टीपल एंट्री है। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले तो हम जो इनकी रिफ्यूज़ल्स आई हैं 2, क्योंकि रिफ्यूज़ल थी, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से रीज़न थे जहाँ पे रिफ्यूज़ल आई। उसके बाद दोस्तों हम प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। फिर हम पर्पस के बारे में बात करेंगे कि जब हमने इनके रिफ्यूज़ल्स को देखा तो सबसे पहले हमें निकल के आया कि जो इनका पर्पस ऑफ विजिट है वो दोनों रिफ्यूज़ल में कॉमन है। उसके बाद दोस्तों हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सबमिट किए और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी पास्ट रिफ्यूज़ल की। तो जो इनकी पहली रिफ्यूज़ल थी वो 28 फरवरी 2023 को आई थी और यहाँ पे 179B क्लोज के अंदर इनका जो वीज़ा है रिफ्यूज़ हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी रिफ्यूज़ल थी जिसमें एसेट को लेके, टाइज को लेके, जो लेंथ ऑफ स्टे को लेके, तो यहाँ पे रिफ्यूज़ल काफ़ी रिफ्यूज़ल जो वीज़ा ऑफिसर ने यहाँ पे दी थी। तो हमने जब इनकी प्रोफाइल को वैलिडेट किया तो सबसे पहले जो इनका था एज फैक्टर, क्योंकि ये अराउंड 28 ईयर इनकी एज बनती है और काफ़ी यंग हैं, सिंगल हैं, अनमैरिड है, तो यहाँ पे एज फैक्टर यहाँ पे काम किया। उसके बाद दोस्तों जो इनके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं कनाडा में, क्योंकि जो इनकी कनाडा में जो सिस्टर है, जो इनकी बड़ी सिस्टर है वो पीआर है और जो इंडिया में इनके काफ़ी कम टाइज हैं क्योंकि अनमैरिड हैं, जो जॉब करते हैं वो भी प्राइवेट है, जो इनके फाइनेंशियल एसेट और जो फंड थे वो भी काफ़ी मिनिमम थे और इन्होंने हमेशा इवेंट बेस पर्पस का ही यूज़ किया है। अब इवेंट बेस पर्पस क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों, जैसे आप किसी एक डेट को लेके, जिसमें बर्थडे आ गया, एनिवर्सरी आ गई, वहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जो एक पर्टिकुलर डेट को ही होगा। अगर आपका वीज़ा नहीं आया तो आपका जो पर्पस है वो जो है वीज़ा ऑफिसर को समझ में नहीं आएगा। दूसरा कि जो आपका पर्पस है वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को मैच नहीं करता। तो इन्होंने हर बार उसी पर्पस को लेके किया। इस बार इनका पर्पस चेंज था और इनका जो वीज़ा मिला है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो इनका जो एज है वो भी जो सेम रही है, जो टाइज हैं वो भी अभी सेम है क्योंकि अनमैरिड है, इन्होंने कोई शादी नहीं की, ना ही कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया। तो बिल्कुल जो एग्जैक्ट इनकी फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रोफाइल थी वही थर्ड अटैम्प्ट में प्रोफाइल थी और बट इनका वीज़ा आया है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेकंड रिफ्यूज़ल की। जो सेकंड रिफ्यूज़ल है ये इनकी 15 मार्च 2023 को आई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी जो रिफ्यूज़ल रीज़न थे, 179B क्लोज, उसके बाद में टाइज इन कनाडा और सबसे लास्ट में पर्पस ऑफ विजिट। तो हमने यहाँ पे इनकी प्रोफाइल के ऊपर काम किया, इनके डॉक्यूमेंट्स देखे, इनकी प्रोफाइल को वैलिडेट किया और फाइनली 29 फरवरी 2024 को इनका पीपीआर आ गया था। तो ये इनकी पीपीआर की डिटेल है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इनकी प्रोफाइल कैसी थी। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि 1995 में इनका बर्थ हुआ था, तो आज की डेट के अनुसार इनकी जो उम्र है वो 28 साल है, अनमैरिड है, एक आईटी कंपनी में काम करते हैं चंडीगढ़ और जो इनकी एवरेज सैलरी है दैट इज़ अराउंड 45,000। उसके बाद में इनकी 2 रिफ्यूज़ल आई हैं, 2 लगातार रिफ्यूज़ल आई थी 2023 में। इनके बाद इन्होंने कोई वीज़ा अप्लाई नहीं किया। फिर इन्होंने हमारी वीडियो देखी, वीडियो देख के इन्होंने हमारे ऑफिस विज़िट किया और फाइनली जो इन्हें वीज़ा मिला है। उसके बाद दोस्तों अगर लेटेस्ट आईटीआर की बात करें तो जो इनकी इनकम थी वो 5,17,660 रुपये थी। कोई ऐसी बड़ी इनकम, बड़ी आईटीआर यहाँ पे नहीं दिखाई गई थी।
अगर ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ दुबई ट्रैवल्ड हैं और वो भी 2022 में। अगर दोस्तों आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है कनाडा के लिए तो अच्छी बात है। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपका जो पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है, तब भी दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कनाडा के लिए जो ट्रैवल हिस्ट्री इतनी मैंडेटरी नहीं है। आप फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पर्पस की। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसा क्या चेंजेस किया जिसमें पर्पस ऑफ विजिट को लेकर इनकी बार बार रिफ्यूज़ल आ रही थी, बट अब की बार इनका वीज़ा आ गया। सबसे पहले तो हमने जो पर्पस है उसे शिफ्ट किया, क्योंकि ये हमेशा एक डेट बेस्ड इवेंट को लेकर टारगेट करते थे और वहीं पे इनकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हो जाती थी। अब की बार हमने सिर्फ और सिर्फ इनकी फैमिली बॉन्डिंग को लेके हमने यहाँ पे पर्पस दिखाया, क्योंकि इनकी जो सिस्टर हैं उन्हें न्यू बेबी हुआ था। तो हमने ये दिखाया कि ये अपनी सिस्टर के पास जाएंगे, वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे और जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके साथ जो अपना टाइम जो है, अपने जो बॉन्ड है उसे बढ़ाएंगे। तो ये पर्पस हमने कवर लेटर में दिखाया और इसी पर्पस के ऊपर वीज़ा आया है, क्योंकि हमने इवेंट बेस को लेके फैमिली प्रायोरिटी यहाँ पे दिखाई कि जो इनकी सिस्टर हैं उन्हें, जैसे मैंने पहले बताया कि बेटा हुआ है, तो यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को ये समझाने की कोशिश की कि जो रिलेशन है वो कैसे बिल्डअप होते हैं, और एज ए ब्रदर, एज ए जो मामा क्योंकि ये लगते हैं, तो इन्हें क्यों ज़रूरी है कनाडा में जाना। उसके बाद दोस्तों हमने एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखी। हमने इनकी पुरानी फाइल को देखा, इनकी रिफ्यूज़ल्स को देखा, डॉक्यूमेंट्स को देखा, उसके बेस पे हमने इनकी जस्टिफिकेशन लेटर को तैयार किया, कवर लेटर को तैयार किया और फिर हमने इनकी फ़ाइल को सबमिट किया। तो दोस्तों अगर आप एक्टिव अप्रोच नहीं रखते वीज़ा ऑफिसर को लेके और आप सेम डॉक्यूमेंट पे, सेम पर्पस पे बार बार अप्लाई करते हैं, तब दोस्तों आपकी रिफ्यूज़ल आने के ज़्यादा चांस होंगे। उसके बाद दोस्तों हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी। हमने यहाँ पे कोई ऐसा टाइम बाउंड, कोई ऐसी डेट बाउंड हमने इनविटेशन लेटर में कोई ऐसा जो पर्पस है नहीं लिखा। हमने ये लिखा कि हमें इस तारीख से लेके इस तारीख तक वीज़ा चाहिए और इसी टाइम में हम अपना जो भी रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करेंगे और इतनी तारीख को हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी कमिटमेंट थी, जैसे कि इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल थी, तो हमने जस्टिफिकेशन में ये भी बताया कि ये जितने भी लॉ हैं उन्हें जो है फॉलो करेंगे, और बाकी कई चीज़ें मिला के हमने इनका पर्पस ऑफ विजिट की जो रिफ्यूज़ल है वो निकाल के दी और फाइनली इन्हें जो है वीज़ा मिला। और जब इनका वीज़ा आया तो ये खुद यकीन नहीं कर रहे थे कि मेरा वीज़ा भी इस सिचुएशन में इस टाइम पे आ सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में हमने इनके पासपोर्ट की कॉपी यहाँ पे सबमिट की थी, लोकल डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, सीए रिपोर्ट हमने यहाँ पे सबमिट की थी और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट। जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट है ये इनके फादर के नाम बनी थी, क्योंकि इनके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी, तो हमने काफ़ी एफिडेविट साथ में यूज़ किए और ये फाइल को सबमिट किया। उसके बाद दोस्तों एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट में हमने लीव अप्रूवल लेटर, एनओसी, सैलरी स्लिप और भी जो डिक्लेरेशंस डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमने यहाँ पे सबमिट किए। अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो इनके पास लिक्विड जो फंड था दैट इज़ अराउंड 6 लाख और 10 लाख की इनके पास इन्वेस्टमेंट थी एज एफडी। जो इन्वाइटर हैं उनसे हमने इन्विटेशन लेटर यहाँ पे मंगवाया और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हमने यहाँ पे मंगवाए, जिसमें उनका पासपोर्ट, उनकी बैंक कॉपी, उनकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल, तो काफ़ी यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमने साथ में सबमिट किए थे। फिर हमने एक डिटेल्ड कवर लेटर बनाया, जस्टिफिकेशन लेटर बनाया जो भी इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल्स थी, और वीआरएल यानी कि वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर हमने इन्वाइटर से पर्सनली उन्हें कस्टमाइज़ करके दिया और वहाँ से उन्होंने साइन करके भेजा और वो हमने यहाँ पे सबमिट किया। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप बना नहीं सकते या आपके पास नहीं होगा। सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है कि जो आपका कंसल्टेंट है वो कितने डॉक्यूमेंट के ऊपर फाइल लगाता है और किस तरीके से जो आपकी फ़ाइल को प्रेजेंट करता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं टिप्स की। आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और होपफुली आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं अपनी प्रोफाइल के साथ मैच करती नज़र आई होगी। इनकेस आपकी रिफ्यूज़ल है तो सबसे पहली टिप्स है कि कभी भी आप होप ना छोड़ें। जो रिफ्यूज़ल है वो इमिग्रेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। अगर वीज़ा आएंगे तो वहाँ पे रिफ्यूज़ल्स भी आएंगी। अगर आप रिफ्यूज़ल से डरते हो तब दोस्तों किसी भी कंट्री का वीज़ा आपके लिए नहीं है। आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा।
अगर रिफ्यूज़ल आ जाती है तो अगली फाइल में जस्टिफिकेशन लेटर एक मस्ट यूज़ डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को आप सिर्फ अपने जो वर्ड हैं उन्हीं में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, वीज़ा ऑफिसर ने आपकी फ़ाइल को क्यों रिफ्यूज़ किया और आपके पास क्या रीज़न है जिनसे आपको वीज़ा मिलना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों कवर लेटर, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो आपको वीज़ा दिलाने की चाबी है। आपका कवर लेटर आपकी प्रोफाइल के बिहाफ पे होना चाहिए, कस्टमाइज होना चाहिए। उसमें आपकी पूरी की पूरी एक सिनेरियो होना चाहिए कि आप किस तरह के आदमी हैं, आपका जो सोर्स ऑफ फंड है वो कैसे है, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे है। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी रिफ्यूज़ल है तो प्रोफाइल वैलिडेशन जो है ये मस्ट है, क्योंकि पहले ये हम खुद करते थे, अब ये सिस्टम आ गए हैं, एआई बेस्ड आ गए हैं, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल को वैलिडेट किया जाता है। उसके बाद में हमारी टीम बैठती है और फिर आपको जो एक डेडिकेटेड चेकलिस्ट दी जाती है जिन्हें फॉलो करके हम फाइल को सबमिट करते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री जैसे मैंने पहले कहा कि मैंडेटरी नहीं है, इनकेस आपके पास है अच्छी बात है, इनकेस नहीं है तब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जब भी किसी भी कंसल्टेंट को अपनी फ़ाइल देते हैं या आप कहते हैं कि आप हमारा केस प्रोसीड करें, तो हमेशा अच्छी क्वालिटी के डॉक्यूमेंट सेंड करें, स्कैन करके, कभी भी मोबाइल से फ़ोटो खींच के उन्हें सेंड ना करें। अगर दोस्तों आप फेडरल लॉ को फॉलो करते हैं तब दोस्तों आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपकी 2 रिफ्यूज़ल हैं, चाहे आपकी 5 रिफ्यूज़ल हैं, चाहे आपकी 10 रिफ्यूज़ल हैं। तो कभी भी होप ना छोड़ें, क्योंकि हमारे पास ऐसे केस भी हैं जहाँ पे 10-10, 11-11 रिफ्यूज़ल्स के बाद वीज़ा आए हैं, और बट उन्होंने सिर्फ अपनी होप नहीं छोड़ी थी, क्योंकि वो 2004 से लगातार अप्लाई कर रहे थे, तो 2024 में उन्हें वीज़ा मिला। तो होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें। तो ये टिप्स हैं, हो सकता है कि शायद आप इन्हें फॉलो करके अपना वीज़ा भी हासिल कर पाएँ। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फ़ाइल को प्रोसीड करें, आपकी फ़ाइल को प्रेजेंट करें, तो दोस्तों स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। जो हमारा ऑफिस का एड्रेस है ये सेक्टर 8 करनाल में है। आप सोमवार से शुक्रवार 11 बजे से लेकर 5 बजे तक जब मर्जी आप विज़िट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।